नमस्कार दोस्तों, कुटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 9 जून। 9 जून से जितने भी रिलेटेड प्रश्न करंट अफेयर्स के बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको यह फ़ायदा होगा कि डेली करंट अफेयर्स न्यूज़, डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के सारे PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी PDF फाइल ले सकते हैं। साथ में दोस्तों हम करंट अफेयर्स के मुख्य पॉइंट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टर का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए कुर्ट थॉमस, ऑप्शन बी जेड कारे, ऑप्शन सी विताली सॉर्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका कुर्ट थॉमस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पुरुष जिम्नास्टिक कुर्ट थॉमस का निधन हो गया। वे 64 साल के थे। कितने साल के थे? तो 64 साल के थे। थॉमस ने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वह जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 10 जनवरी और ऑप्शन डी 8 जून। तो राइट आंसर 8 जून। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत 1992 में की गई थी। विश्व महासागर दिवस का प्रमुख कारण विश्व महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागरों से जुड़े पहलू एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, समुद्री संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। चलिए प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड्स, ऑप्शन बी संगीत कलानिधि अवार्ड्स, ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए मुख्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान दीजिएगा, जावेद अख्तर ने इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिंचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवर्धी जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है।
यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उदय घोषणा करता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राजगीत की मान्यता दी गई? राजगीत की मान्यता दी गई। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए इसके विषय में देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत राज्य सरकारी गीत बन जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पिछले 30 मई शाम 5:30 बजे वंदे उत्कल जननी गान ओडिशा के साथ देश विदेश में रहने वाले ओडिया लोगों ने गाया था। ध्यान दीजिएगा, ओडिया लोगों ने गाया था, जो कि देश विदेश में रहने वाले ओडिया लोगों ने गाया था। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापांत के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गीत को पहली बार साल 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन में गाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5, फॉर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52 स्थान पर प्राप्त हुआ है? 52 स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी राज बब्बर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अक्षय कुमार। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। फॉर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अक्षय कुमार, ध्यान दीजिएगा, अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई। अक्षय कुमार ने इस सूची में हॉलीवुड एक्टर्स विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। जून 2019 में मई 2020 के बीच अक्षय कुमार की कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 365 करोड़ रुपए आंकी गई है। ध्यान दीजिएगा, अक्षय कुमार लिस्ट में 52 पोजीशंस पर हैं। ये लिस्ट में कितने पोजीशंस पे हैं? तो 52 पोजीशन पे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, कन्नड़ फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल, ध्यान दीजिएगा, 39 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए चिरंजीवी सराजा, ऑप्शन बी अर्जुन सराज, ऑप्शन सी शिव राजकुमार, ऑप्शन डी प्रकाश राज। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चिरंजीवी सराज। मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। चिरंजीवी सराज, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सराज का हाल ही में निधन हो गया। चिरंजीवी सराज 39 वर्ष, मात्र 39 वर्ष के थे। चिरंजीवी सराज कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर थे। वह एक फिल्म परिवार से आते थे, ध्यान दीजिएगा, वो फिल्मी परिवार से आते थे। वह एक्टर
ध्रुव स्वराज के बड़े भाई थे। ध्रुव स्वराज के क्या थे? बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन स्वराज उनके चाचा हैं। उनके क्या हैं? चाचा हैं। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। कितना में? तो 22 फिल्मों में काम किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। भारत देश को मिला है महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए गए हैं। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत और बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा और टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशंस टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यमन। ऑप्शन ए यमन राइट आंसर। मुख्य पॉइंट, युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने की निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब यमन कोरोना वायरस और गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है, माफ कीजिएगा, हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बोर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत किस देश में सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए इससे जुड़े मुख्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। मुख्य पॉइंट, गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से सीमावर्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने करोड़? तो 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो सभी मुख्य पॉइंट्स को भी ध्यान से देखिएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है। ध्यान दीजिएगा। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु
825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10। हाल ही में कर्नाटका के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हुबली स्टेशन, ऑप्शन बी मैसूर स्टेशन, ऑप्शन सी बलारिया स्टेशन, ऑप्शन डी बेलगावी स्टेशन। तो राइट आंसर होगा हुबली स्टेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हुबली स्टेशन। चलिए इससे जुड़े मुख्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नाम है। गोरखपुर स्टेशन सबसे बड़ा भारत का रेलवे स्टेशन है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे SWUR जोन का मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा, SWUR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़कर 1400 मीटर की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहले 550 मीटर था, अब इसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो 1400 मीटर किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। यह प्लेटफॉर्म कितने मीटर चौड़ा होगा? तो 10 मीटर चौड़ा होगा। देखिए ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि हुबली स्टेशन के प्लेटफॉर्म कितने मीटर चौड़ा है? तो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ध्यान दीजिएगा, 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को मैंने कौटिल्य सत्या एजुकेशन चैनल के माध्यम से 9 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके आंसर्स बताएं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सभी को PDF फाइल प्राप्त हो जाएगा। तो